Okay, so once again, good evening, everyone. Let's start with Nux vomica from the book Essence of Mitra Medica. Nux vomica is one of the more commonly prescribed remedies in the homeopathic materia medica, being one of the remedies absolutely essential for every homeopath to know in depth. To begin with, we will describe the type of person most commonly affected by Nux and then describe in more depth the peculiar Nux vomica pathology. तो हमें पता है कि नक्स vomica बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है प्रैक्टिस में और बहुत कॉमनली इसका पिक्चर दिखता है। तो हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन नीड्स नक्स vomica है और उसका पेक्यूलियरिटी फिर बाद में पैथोलॉजी में कैसे डेवलप होता है वो जानेंगे। सो जनरली द नक्स पर्सन possesses a husky, solid, compact, muscular body type, a basically strong constitution. So physically he is muscular, compact, जिस तरीके का ये स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन उसका होता है। अगर हम मेंटली उनकी बात करें तो कैसे है वो? दे आर एम्बिशियस, इंटेलिजेंट, क्विक, कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम। सो इस तरीके की पर्सनैलिटी हमने हमेशा जाना हुआ है कि नक्सोमी का इज वेरी वर्कोहॉलिक, काम पे फोकस, एम्बिशन, सिर्फ उसकी लाइफ में काम काम होता है। और वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, क्विक होते हैं इन परसेप्शन, जिन्हें हम रेपिटेड में एक्टिव वर्ड यूज करते हैं, एक्टिव होते हैं, कैपेबल होते हैं मतलब उनमें क्षमता होती है, कॉम्पिटेंट है, दे आर सक्षम। ओके, सो फ्रीक्वेंटली देयर अपब्रिंगिंग emphasizes a strong sense of duty। तो जिस तरीके से उनका पालन पोषण होता है, जिस तरीके से वो बढ़ते हैं, जिस तरीके से उनका अपब्रिंगिंग होता है, तो उनमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी होता है एंड स्ट्रांगली वैल्यूज द वर्क एथिक। द नक्स पर्सन इज सेल्फ रिलायंट रादर देन डिपेंडेंट। तो नक्स फॉर्मी का पर्सन किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो खुद का काम खुद करेगा। थोड़ा मतलब उसमें सेंस ऑफ ड्यूटी होता है, वर्क एथिक होता है, वो खुद एम्बिशियस होता है, खुद इंटेलिजेंट होता है, कैपेबल होता है, कॉम्पिटेंट होता है, और वो किसी पर डिपेंड नहीं होगा, है ना। सो ही विल बी सेल्फ रिलायंट रादर देन डिपेंडेंट। देयर इंटेलिजेंस इज प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कि डीलिंग इन प्रैक्टिकल वे। वो ऐसे फिलोसॉफिकल बातें वगैरह नहीं, कि जो काम का है जिससे रिजल्ट आएगा वैसी प्रैक्टिकल बातें, वो प्रैग्मेटिक होता है। द नेक्स्ट पर्सन, their intelligence is pragmatic and efficient rather than philosophical and intellectual। तो सिर्फ थियराइजिंग या इंटेलेक्चुअल बातें नहीं करेगा, प्रैक्टिकल बातें करेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड बातें करेगा, इफिशिएंट बातें करेगा, और इफिशिएंट उनका इंटेलिजेंस भी होता है। द नेक्स्ट पर्सन in the non-pathological states makes an intel makes an excellent, hardworking, efficient employee, and their talents lead them towards such occupation as supervisors, managers, businessmen, accountant, salesperson। तो वो मतलब नॉन पैथोलॉजिकल स्टेट को हम ट्रीट नहीं करते हैं ना। तो नॉन पैथोलॉजिकल स्टेट में वो कैसे होते हैं? नक्सवमी का हार्ड वर्किंग होते हैं, इफिशिएंट एम्प्लॉय होते हैं, इसीलिए हमें ये मेनली सुपरवाइजर्स के रोल पे, मैनेजर के रोल पे, बिजनेसमैन के रोल पे, अकाउंटेंट्स के रोल पे, सेल्समैन की तरह ये देखने के लिए मिलते हैं। बट हम नॉन पैथोलॉजिकल स्टेट को ट्रीट नहीं करते, हम तो पैथोलॉजी को ट्रीट करते हैं। सो एज ऑलवेज इन होम्योपैथी, however, we must be careful not to prescribe nux vomica on the basis of such positive and constructive personality traits. Unlike the techniques of astrology, palmistry, palmistry मतलब वो palm reading, handwriting analysis, फिजियोग्नोमी, फिजियोग्नोमी का मतलब होता है कि ये भी एक तरीके की प्रोसेस है, या उसमें इंसान की पर्सनालिटी, यूजुअली उसका फेस देख के उसका कैरेक्टर डिस्क्राइब किया जाता है। सो लाइक फिजियोग्नोमी एंड अदर्स which describe the qualities of the person, whether for good or bad. Homeopathy bases its prescription on the pathological state of the person। तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान की कुछ ना कुछ पर्सनालिटी तो रहेगी। हर इंसान, कोई आपको फॉस्फोरस दिखेगा, कोई नक्सवमिका दिखेगा, कोई लैकेसिस दिखेगा, बट उनकी वो नेचुरल पर्सनालिटी, नॉन पैथोलॉजिकल अगर पर्सनालिटी है, उनमें कोई डिसीज नहीं है, या वो कैरेक्टर्स उनकी बॉडी में पैथोलॉजी क्रिएट नहीं कर रहे, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनको बर्डनसम नहीं बन रहे, उनकी लाइफ को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, तो हम उन्हें ट्रीट नहीं करेंगे। नहीं तो आपको एक इंटेलिजेंट बंदा, एम्बिशियस बंदा ये दिखा, आप उसको नक्सवमी का देके उसका इंटेलिजेंस और ये सब कम थोड़ी कर सकते। उस इंसान में जब पैथोलॉजी डेवलप हो जाएगी,
उस समय हम उसे ट्रीट करेंगे। सो ये हमें समझना जरूरी है। नेचुरल पर्सनालिटी को ऐसे ही मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करना है। तो मैं वापस ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ। इट इज इंपॉर्टेंट एज ऑलवेज इन होम्योपैथी, however we must be careful not to prescribe nux vomica on the basis of such positive and constructive personality traits, unlike the techniques of astrology, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, palmistry, हैंडराइटिंग एनालिसिस, फिजियोनॉमी और ये सब अलग अलग प्रोसेसेस में क्या होता है, इनमें ये क्वालिटी ऑफ पर्सन को देख के प्रिस्क्राइब कर देते हैं या रेमेडीज बता देते हैं। बट वैसे होम्योपैथी में नहीं होता है। ये भले ही गुड हो या बैड हो, होम्योपैथी में प्रिस्क्रिप्शन जो बेस होता है वो पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ द पर्सन का। वी वुड नॉट विश टू गिव अ रेमेडी विच माइट मेक अ पर्सन लेस pragmatic एंड efficient। तो एक अच्छा बंदा है, अच्छे से काम करता है, प्रैक्टिकल है, एफिशिएंट है, तो हम उसे नक्सवामी का देके लेस एफिशिएंट थोड़ी बनाएंगे। सो हमें ये जानना है और ये समझना है और इसी तरीके से प्रेस्क्राइब करना है। सो लेट अस कंसिडर द स्टेट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द पैथोलॉजिकल स्टेट रिक्वायर्ड इन नक्सवामिका फॉर क्योर। तो अब हमें इसका पैथोलॉजिकल स्टेट समझना है कि कब हमें नक्सवामिका प्रिस्क्राइब करना है इन ऑर्डर टू अचीव द क्योर, है ना। सो फर्स्ट स्टेज की बात की जा रही है। In the first stage, the Nux person demonstrates an exaggeration and excess of the normally beneficial qualities of ambition and conscientiousness. Instead of using their talent merely at work in an appropriate, relaxed, and balanced manner, the Nux person begins to become ruled by them. तो अब क्या हुआ कि ये एम्बिशन वाले लेवल पे था जब तक ये नॉर्मल स्टेट, उसका मतलब वो उसको बेनिफिट जब तक कर रहा था, वो उसका नॉर्मल स्टेट। बट अब नक्स पर्सन जो है वो एग्जैजरेशन में जाने लगा कि ये क्वालिटीज उस पर हावी होने लगी, उसका एम्बिशन उस पर हावी होने लगा। सो द नक्स पर्सन डेमोन्स्ट्रेट एन एग्जैजरेशन एन एक्सेस ऑफ द नॉर्मली बेनिफिशियल क्वालिटीज ऑफ एम्बिशन एंड कंसेंशियसनेस। Instead of using their talent merely at work in an appropriate, relaxed and balanced manner, तो जब उसको उसका जो टैलेंट है वो काम पे अप्रोप्रिएट, रिलैक्स्ड और बैलेंस्ड मैनर में यूज करना चाहिए था, अब इस समय पे द नेक्स्ट पर्सन बिगिंस टू बिकम रूल्ड बाय देम। तो ये उसका एम्बिशन, उसका जो मतलब जो जिस वे में वो वर्क कर रहा है वो चीजें इसे रूल करने लगती है, वो चीजें इसे अफेक्ट करने लगती है और ये एग्जैजरेशन में जाने लगती है। ठीक है, वो उसमें डेप्थ में जाने लगती है। The ambition begins to occupy him during all the hours of the day and night, becoming a driving ambition and overemphasis on achievement and competition। तो हमें पता है कि हर चीज लाइफ में इक्वल होना चाहिए, एम्बिशन, फैमिली, रिलेशंस और सब कुछ चीजें हम बैलेंस में रखना चाहिए। जब ये बैलेंस बिगड़ता है उस समय पैथोलॉजी डेवलप होती है। तो नक्स एक एम्बिशियस इंसान, नॉर्मली एम्बिशियस है, काम करता है, ये वो ठीक है। बट जब पूरा दिन भर 24 घंटा उसके दिमाग में वर्क 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 चल रहा है, उसका इंटेलिजेंस वो सब चीजों से ऑक्यूपाई हो जाता है और अब पैथोलॉजी डेवलप होने लगती है। अब ये पैथोलॉजिकल स्टेट में जाने लगता है। अब ये एम्बिशियस बिहेवियर जो है एक पैथोलॉजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि एट दिस टाइम इट बिगिंस टू this begins to become ruled by them. The ambition begins to occupy him during all the hours of day and night, and becoming driven ambition and overemphasis on achievement and competition। तो अब अचीवमेंट, कंपटीशन, ये सब चीजों में नक्सवामिका का पर्सन नॉर्मल एम्बिशन से वो स्टेज में लैंड अप करने लगा है। ठीक है, अब वो ओवर हो रहा है। Ambition and overemphasis on achievement and competition. Nux is the most competitive remedy in the Materia Medica। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेमेडी इन द Materia Medica। Competitive to the point of damaging his own health and even at the expense of his colleagues। तो इतना कॉम्पिटिटिव कि वो उसकी खुद की हेल्थ को खराब कर सकता है और साथ ही में उसके कलीग्स जो है उनकी हेल्थ को भी वो टॉस पे ले जा सकता है। because of work, because of goal, because of result oriented work, because of ambition। और अचीव करना है, कंपटीशन, और चाहिए तो वो मतलब ये ग्रीड नहीं है, ये उसका गोल सेट होता है, उसे और अचीव करना होता है। द नेक्स्ट पर्सन कैन बिकम अ वर्कोहॉलिक डोमिनेटेड बाय वर्क। सो हमें हमारी लाइफ में चीजों को डोमिनेट करना चाहिए। हमारा काम हमारे हिसाब से होना चाहिए, हमारा मतलब रिलेशनशिप, हमारा फैमिली, ये सब हमारे हिसाब से होना चाहिए। बट ये वर्क अब इसकी लाइफ पे हावी पड़ने लगा है ना।
So the next person can become a workaholic and dominated by work because he is capable and efficient. It is likely that he will be rapidly promoted to greater and greater responsibilities. तो हमें पता है कि वो कैपेबल है, दिमाग से सक्षम है, उसमें काबिलियत है, वो एफिशिएंट है. सो इसीलिए ये जल्दी जल्दी जो है वो रैपिडली इसका जो है प्रमोशन होते रहेगा. ये प्रमोट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटर एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. द नेक्स्ट पर्सन विल वेलकम सच प्रमोशंस. और नफ्स के इंसान को ये सब प्रमोशंस पसंद आएंगे, वो इन चीजों को एक्सेप्ट करेगा, उसे ये सब चीजें पसंद आने लगेगी. द नेक्स्ट पर्सन विल वेलकम सच प्रमोशंस. और इसी जगह पे दो और रेमेडीज होती है, टू अदर रेमेडीज विथ सिमिलर फिजिकल सिम्टमेटोलॉजीज लाइक आर्सेनिक और फॉस्फोरस. ये दो रेमेडी, इनमें भी फिजिकल सिम्टोमेटोलॉजी सेम है बट विल टेक डिफरेंट एटीट्यूड्स. तो इस एरिया में हमें जो है रेमेडीज को डिफरेंशिएट करना है. अब आर्सेनिक कैसे बिहेव करेगा और फॉस्फोरस कैसे बिहेव करेगा वो हमें समझना है. आर्सेनिक will tend to decline a promotion with too much responsibility, partially because the self-centered arsenic person is more interested in personal comfort than achievement. तो आर्सेनिक के इंसान में क्या होगा, अगर उसे प्रमोशन मिलता रहेगा तो वो उसे डिक्लाइन करेगा, वो उतना ऊपर नहीं जाना चाहेगा. वाई? बिकॉज आर्सेनिक हमें पता है सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है. तो उसे सेल्फ सेंटर्डनेस के कारण उसे खुद का कंफर्ट नहीं छोड़ना है ना. तो वो ओवर अचीवमेंट्स में इंडल्ज नहीं होगा, वो उसका कंफर्ट खुद का छोड़ेगा नहीं. मैं वापस लाइन पढ़ता हूँ. आर्सेनिकम विल टेंड टू डिक्लाइन अ प्रमोशन विथ टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी. जहां पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहां पे नहीं जाना चाहेगा, वो डिक्लाइन करना चाहेगा. पार्शली बिकॉज द सेल्फ सेंटर्ड आर्सेनिक पर्सन इज मोर इंटरेस्टेड इन पर्सनल कंफर्ट. उसको पर्सनल कंफर्ट ज्यादा पसंद है देन अचीवमेंट्स. और अगर हम फास्फोरस की बात करें, द फास्फोरस पेशेंट में बी इंटेलिजेंट एंड क्विक ऑल्सो. तो फास्फोरस भी इंटेलिजेंट है, क्विक भी है, बट विल श्रिंक फ्रॉम द इंटेंस कॉम्पिटिटिवनेस विच माइट बी नेसेसरी टू गेट अहेड. तो ये कॉम्पिटिटिवनेस से छुटकारा पाना चाहता है, वो खुद को विड्रॉ कर लेता है वहां से, है ना. वो भी क्विक है, इंटेलिजेंट है, बट उसका रीजन यहाँ पे मेंशन नहीं है. बट विल श्रिंक फ्रॉम द इंटेंस कॉम्पिटिटिवनेस. तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये दिख रहा है इसका फिजिकल सिम्टोमेटोलॉजी. क्योंकि हम फास्टिडियसनेस देखेंगे तो हम आर्सेनिक और नक्सवोमिका में कंफ्यूज हो जाएंगे. बट हमें समझ में आएगा कि यार नक्सवोमिका ये वर्कोहॉलिक है, इसे तो प्रमोशंस, काम काम और पसंद आ रहा है. बट हमें पता चलेगा कि आर्सेनिक भी कैपेबल है, बट ही विल बी सेल्फ सेंटर्ड. वो बोलेगा नहीं, मेरे को मिल रहा था बट मैं सब चीजों में इंडल्ज नहीं हुआ, आई वॉन्ट माई कंफर्ट जोन. तो इस वे में हमें रेमेडीज को डिफरेंशिएट करना है. ठीक है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. इन नक्स वोमिका द नॉर्मली conscientious state can be exaggerated out of proportion, leading to a compulsive efficiency. Nux is one of only a few remedies listed under the rubric fastidiousness, but specifically the Nux fastidiousness is tied to the emphasis on efficiency. In this sense, the nux fastidiousness is more appropriate to reality and not so severely pathological as would be assumed by its designation in italics in the repertory. तो नक्स वोमिका में भी फास्टिडियसनेस होता है, बट इसका फास्टिडियसनेस कैसा है, टूवर्ड्स इफिशियंसी. इसे इफिशियंट रिजल्ट चाहिए, इफिशियंसी चाहिए ऑन इन वर्क. आर्सेनिक में कैसा होता है, टू पर्सनल अपीयरेंस, मतलब बायलेटरल सिमेट्री होती है उसमें, कि हाँ ये हाथ भी, ये हाथ की बाएं भी सेम होनी चाहिए, फ्रेम जो है वो सीधी होनी चाहिए. तो इस तरीके की फास्टिडियसनेस में नक्स वोमिका नहीं इंडल्ज होगा. उसको फास्टिडियसनेस है ऑफ वर्क, ऑफ इफिशियंसी, इफिशियंट वर्क होना चाहिए, काम में इधर उधर ढील ढाल नहीं होनी चाहिए. मैं फिर से पढ़ता हूँ. इन नक्स वोमिका द नॉर्मली कंसेंजुअस स्टेट कैन बी exaggerated out of proportion, leading to a compulsive efficiency. Compulsive efficiency. Nux is one of only a few remedies listed under the rubric fastidious. तो हम fastidious में देखेंगे तो हमें nux vomica मिलेगा. But specifically the nux fastidiousness is tied to the emphasis on efficiency. इसे underline कर लीजिए कि this fastidiousness, इसका emphasis है on efficiency. In this sense, the nux fastidiousness is more appropriate to reality, and not so severely pathological as would be assumed by its designation in italics in the repertory. The arsenic fastidiousness, on the other hand,
is a typical example of the severe neurotic syphilitic fastidiousness so classically described by psychiatrists. It is a compulsive neurotic concern with cleanliness and order. तो आर्सेनिक में जो फास्टिडियसनेस वो है काय की ऑफ क्लीनलीनेस, सब कुछ साफ होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, जैसा है वैसा रखा होना चाहिए, इधर की उधर चीजें नहीं होनी चाहिए, और साथ ही में क्लीनलीनेस। ये चीजें आपको नक्श में नहीं दिखेगी। नक्श में भले ही थोड़ा उसका डेस्क वगैरह ये वो अनक्लीन हो सकता है, बट आप उसका अगर काम देखेंगे तो वो एकदम प्रॉपर काम में ढील ढाल नक्श भूमिका को पसंद नहीं आएगी। ठीक है, तो आर्सेनिक में हमें अंडरलाइन करना है कि इट इज फॉर क्लीनलीनेस एंड ऑर्डर, both arising of a deep-seated anguished feeling of insecurity. The arsenic patient is constantly straightening and cleaning far in excess of what is required for simple efficiency. तो बार बार क्लीन करना, बार बार हाथों को बायों को स्ट्रेट करना, बार बार बुक्स को सीधा करना, बार बार अपने सामान को ऑर्डर में लगाना, थोड़ा सा बुक बाहर है तो उसे अंदर करना, फ्रेम टेढ़ा है उसे सीधा करना, चार्जर की वायर टेढ़ी है उसे सीधी करना। तो इस तरीके से ऑर्डर में और क्लीनलीनेस में आर्सेनिक बार बार करेगा, जितनी एक नॉर्मल इंसान को भले ही एफिशिएंसी में जरूरत नहीं है उससे ज्यादा आर्सेनिक इंडल्ज होगा। ठीक है, for simple efficiency. Natramure is another well-known fastidious remedy. In this case, it is more a concern with punctuality and scheduling of time. तो नाइट्रम्यूर की फास्टिडियसनेस कैसी है? ऑफ टाइम, जिस टाइम पे बात हुई है वहां पे पहुंचना, पंक्चुअल काम होना, टाइम टू टाइम एकदम। तो इस तरीके में नाइट्रम्यूर रहेगा। ठीक है, नाइट्रम्यूर इज अनदर वेल नोन फास्टिडियस रेमेडी। इन दिस केस इट इज मोर कंसर्न विद पंक्चुअलिटी and scheduling of time. Eventually, the Nux vomica person may end up in a job which is over his head. Typically, he responds by working harder and longer, expecting more from himself and others. The Nux person characteristically carries the implicit assumption that any challenge, any problem can be overcome by sheer effort and ability. तो नक्श भूमिका की इस तरीके की पर्सनैलिटी को देखते हुए वो इजीली प्रमोट होता है। फिर एक समय आता है जब वो ऐसे काम में लैंड अप हो जाता है जहां पे उसका जॉब जो है वो उसके सिर के ऊपर है, बट फिर भी नक्श भूमिका विल टेक द चैलेंज। उसे ऐसा लगता है कि कुछ भी काम दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, हर काम हम हमारी मेहनत से हासिल कर सकते हैं, उसे फुलफिल कर सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। वो इस तरीके की जॉब्स में लैंड अप करता है, और जहां पे भी वो वर्क करता है हर इंसान को लगता है ना कि यार ये इंसान बहुत काम कर रहा है, ओवर वर्क कर रहा है, काम की तरफ बहुत उसका फोकस है, तो इसे प्रमोट कर। प्रमोशन जैसे जैसे होता है तो काम का लोड और ज्यादा बढ़ता है, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, बट यहाँ पे नक्स भूमिका का पर्सन हिलेगा नहीं। वो उसे पता होगा कि यार आई कैन ओवरकम दिस, आई आई नो कि मैं हार्ड वर्क करूंगा तो मैं इससे इससे भी निकल जाऊंगा। सो टिपिकली ही रिस्पॉन्ड्स बाय वर्किंग हार्डर एंड लॉन्गर, एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिमसेल्फ एंड अदर। तो आप देखिए कि इसी जगह अगर ओवर एक्सर्शन वाली बात होती, ओवर वर्क वाली बात होती, तो यहाँ पे कैलकेरिया वाला इंसान अगर होता तो वो काम करता क्या? नहीं, वो छोड़ देता, वो गिव अप कर देता कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, मैं जल्दी एग्जॉस्ट हो गया। बट ऑन द अदर हैंड नक्स भूमिका विल टेक इट, will work harder, will work longer, expecting more from himself and other। खुद से भी more expect करेगा, उसके colleague से उसके अंडर जो काम करे उनसे भी और expect करेगा। The next person characteristically carries the implicit assumption that any challenge, any problem can be overcome by sheer effort and ability। उसे ऐसा लगता है कि हर काम पॉसिबल है, हर काम हम अचीव कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें, हम हमारी लगन से काम करते रहे। So one of the most difficult things for a nux patient to do is to accept a limitation or to resign himself to the inevitable। तो लिमिटेशन उसे पसंद नहीं, वो और आगे बढ़ता जाएगा, बट लिमिटेशन अगर आ गई तो वो उसे पसंद नहीं आएगा, है ना। Difficult thing for Natsumi to do is accept a limitation or to resign himself to the inevitable। To keep up with the pressure, he comes to use various artificial means to keep himself stimulated, like coffee, cigarettes, drugs, whether by prescription or social drugs such as marijuana and alcohol and even sex। तो आप सोचिए, आप पिक्चर को रिलेट करिए, याद हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एम्बिशियस इंसान है, वो इतना ज्यादा काम कर रहा है, उसका लाइफ में सिर्फ काम पे ही पूरा फोकस है। तो इतना काम करने के लिए, इतना एफिशिएंट रहने के लिए एक समय पे इंसान का एनर्जी ड्रेन होता है ना। तो बट नक्स भूमिका नहीं चाहेगा कि उसकी एनर्जी ड्रेन हो,
वो हमेशा चाहेगा कि मैं हमेशा अपना पेस बना के रखूं। तो इतना पेस बनाए रखने के लिए इंसान को नेचुरल सी बात है कि उसे कुछ स्टिमुलेंट्स लगेंगे, ताकि उसका जो काम चल रहा है वो रुकना नहीं चाहिए। तो स्टिमुलेंट्स कैसे? इसीलिए हमें नक्सवमी का दिखता है स्टिमुलेंट्स में इंडल्ज होते हैं। कैसे? लाइक कॉफी, सिगरेट्स, ड्रग्स। या तो प्रिस्क्रिप्शन से लेता है डॉक्टर के, या तो वो ऐसे मारुआना या अल्कोहल ये सब चीजों में खुद होके इंडल्ज हो जाता है। एंड इवन सेक्स, तो इन तरीके के स्टिमुलेंट्स में नक्सवमी का इंडल्ज होता है। व्हाई? बिकॉज ही डज नॉट वांट कि उसका जो काम है वो रुकना चाहिए। Despite such abuse of stimulants, it is also true that NUX patients are also unusually sensitive to many of these substances and consequently suffer consequences of their indulgence. तो इतना स्टिमुलेंट्स में वो अब्यूज में घुसता है, उसे खुद को भी पता होता है कि नक्सवमी का पर्सन इज so much sensitive to many of these stimulants, बट वो क्या करे? उसे इंडल्ज होना पड़ता है। उसे पता है कि ये चीज मेरे को हार्म कर रही है, मैं इससे सेंसिटिव हूँ, बट काम रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए वो इंडल्ज। डिस्पाइट सच अब्यूज ऑफ स्टिमुलेंट्स, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट नक्स वोमिका आर also unusually sensitive to many of these substances and consequently, और इसी के कारण वो इन सब चीजों के लेने के कारण, कंजम्पशन के कारण उनके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतता है ना, उनके साइड इफेक्ट से भुगतता है। consequently suffer consequences of their indulgence. The nux vomica person is known to be a hypersexual individual. Hypersexuality देखने के लिए मिलती है, and sex is also a kind of stimulant for nux vomica person. इसीलिए ना hypersexuality, they have a very strong sexual desire and may indulge their sexual impulses even beyond the bounds of conventional morality. Despite being bound by the work ethic, the next person is not the typical upright moralistic person in their use of stimulants and drugs, and most particularly in their sexual sphere. Their behavior is conducted out of impulse and therefore is best described as amoral, amoral. As in the rest of Nux picture, the overindulgence of sex finally results in a state of exhaustion. फिर से इतना ज्यादा सेक्स में इंडल्ज होने के कारण again the state of exhaustion will come. And in later stages, the Nux patients suffer from impotency, और फिर बाद में impotency, typically a loss of erection upon intromission. तो इंसान देखिए, ये उसके काम वगैरह में तो ठीक है, इफिशियंट है, काम करता है ये, बट जब हम वो देखते हैं कि यार ये स्टिमुलेंट्स में घुस रहा है, ये ओवर सेक्सुअल एक्टिविटीज में घुस रहा है, तो यहाँ पे इन एस्पेक्ट्स में जो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है उसे बनाए रखते हैं, अगर हम इन स्टिमुलेंट्स, उसकी एक्टिविटीज को, उसके नेचर को देखेंगे तो हमें लगता है कि यार ये मॉरल एक्टिविटीज नहीं है, इमोरल एक्टिविटीज है, अमोरल एक्टिविटीज है ना। बट क्या करे, उसे वो करना पड़ता है, ही ही नीड्स इट। और इतना ज्यादा सेक्सुअल स्फीयर में जब वो इंडल्ज जाएगा, सेक्सुअल एक्टिविटी में वो इंडल्ज हो जाएगा, सो इन द लॉन्ग टर्म इट विल लीड टू एग्जॉशन। ये वाइटल फ्लूइड के लॉस के कारण उसमें एग्जॉशन देखने के लिए मिलेगा, और आगे जाएगा जब उसमें इम्पोटेंसी देखने के लिए मिलेगी, लॉस ऑफ इरेक्शन देखने के लिए। ठीक है? सो द ओवर इंडल्जेंस ऑफ स्टिमुलेंट्स में मीट इज नीड्स फॉर अ वाइल। तो उसकी जो नीड्स है, ये स्टिमुलेंट्स के कारण कुछ देर तक वो उसे धका सकता है। द ओवर इंटेलिजेंस ऑफ स्टिमुलेंट्स may meet his needs for a while, but eventually the overstimulation and toxicity take their toll. The stomach becomes disordered. सबसे पहली चीज जो हमें फिजिकल लेवल पे दिखती है, जो हमें पता है कि उसका स्टमक डाइजेशन जो है वो पुअर होता है। सो द स्टमक बिकम्स डिसऑर्डर्ड, द एंटायर नर्वस सिस्टम बिकम्स ओवरवेल्म्ड एंड ओवर सेंसिटिव। दूसरी चीज, उसका पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो ओवर सेंसिटिव बन जाता है। इवन स्लाइट स्ट्रेस, थोड़ा सा भी स्ट्रेस, जैसे कि लाइट आया, थोड़ा सा भी नॉइस आया, किसी का आवाज, किसी की सिंगिंग, ये सब चीजें उसे इनटॉलरेबल होने लगती है। वाई? बिकॉज इसका नर्वस सिस्टम जो है वो इनटॉलरेबल बन गया है ना, वो ओवर सेंसिटिव बन गया। तो हम, आप पिक्चर को रिलेट करिए कि एक नॉर्मल इंसान था, मैं वापस से सभी के लिए रिवाइज करता हूँ ताकि हम पेज पे बने रहे, कि एक नॉर्मल इंसान था, नॉर्मल एम्बिशन था, काम कर रहा था, ठीक, काम से वो बहुत ज्यादा ड्रिवन, बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गया,
ओवर एम्बिशियस हो गया, ओवर वर्कहोलिक हो गया, ओवर कॉम्पिटिटिवनेस आ गई। तो ये सब चीजों के चक्कर में इसकी पैथोलॉजी डेवलप होने लगी। 24 घंटे उसके दिमाग में सिर्फ काम 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 काम। अब ये करते 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 वो चाहता नहीं है कि उसका जो पेस है वो छूटे। वो चाहता नहीं है कि उसके उसके जो गोल्स है उसके बीच में कोई बाधा है, कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है। जब जब भी वो थोड़ा सा डाउन होने लगता है, वो यहाँ पे आने के बाद में एक स्टिमुलेंट लेता है ताकि उसका पेस बना रहे। स्टिमुलेंट कैसे? लाइक कॉफी, सेक्सुअल एक्टिविटी, अल्कोहल, marijuana या ड्रग्स, ये सब लेके वो फिर से उसका पेस बना रहे। बट हमें पता है कि इन तरीके के स्टिमुलेंट्स जो है उससे वो सेंसिटिव है। तो एक वक्त तो आएगा ना जब बॉडी जो है वो जवाब देने लगेगी। जब बॉडी बोलेगी कि भाई ये सब अब तेरे को चल नहीं रहा है, ये स्टिमुलेंट्स तेरी बॉडी को खराब कर रहे हैं। तो जब ये स्टेज आएगी, ये स्टेज में हमें सबसे पहली चीज जो दिखेगी, वो पहली चीज है कि उसका स्टमक जो है वो डिसऑर्डर्ड हो जाएगा। स्टमक में गड़बड़ होने लगी, डाइजेशन में गड़बड़ होने लगी। दूसरी चीज जो देखने के लिए मिली, वो उसका नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा डिरेंज होने लगा, वो ओवर सेंसिटिव होने लगा। तो अब थोड़ी सी भी आवाज, थोड़ी सी भी लाइट, किसी का वॉइस, किसी का सिंगिंग, ये सब नक्स भूमिका को सहन नहीं होता। इसीलिए हम ओवर सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिविटी में नक्स भूमिका को रखते हैं, लाइक हिपार्सल्स, है ना। सो इस समय अब ये सब चीजें इसे इंटॉलरेबल हो रही है, नर्वस सिस्टम जो है वो ओवर सेंसिटिव हो। द इफेक्ट्स ऑफ द ओवर एम्ड नर्वस सिस्टम आर डिस्क्राइब ब्रिलियंटली बाय कैंट। तो ये नर्वस सिस्टम के बारे में कैंट सर क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेसमैन हैज बीन एट हिज डेस्क until he is tired out. He received many letters. He has a great many irons in the fire. He is troubled with 1,000 little things. His mind is constantly hurried from one thing to another until he is tortured. It is not so much the heavy affairs, but the लिटिल थिंग्स, सब छोटी छोटी चीजें इसे अफेक्ट कर रही है, इसके माइंड पे टोल इसका हो रहा है। ही इज कंपेल्ड टू स्टिमुलेट हिज मेमोरी टू अटेंड ऑल द डिटेल्स। नाउ ही गोज होम एंड थिंक्स अबाउट। अब घर जाता है, उन काम के बारे में, उन छोटी छोटी चीजों के बारे में, सबके बारे में वो सोचता है। ही लाइज अवेक एट नाइट, और पूरी रात जागता है। हिज माइंड इज कॉन्फ्यूज्ड with the world of business and the affairs of day crowd upon him। तो पूरे दिन भर जो काम करा, बिजनेस की एक्टिविटीज, ये वो ये सब उसके दिमाग में दिन भर, पूरी रात भर चलता रहता है। एंड फाइनली ब्रेन फैग कम्स इन। अब दिमाग जवाब दे देता है, ब्रेन फैग हो जाता है एकदम, कुछ दिमाग चल नहीं रहा है। एंड व्हेन द डिटेल्स कम टू हिम, ही गेट्स एंग्री एंड वांट्स टू गेट अवे। टीयर्स थिंक, और अब जब चीजें और आ रही है तो वो गुस्सा होने लगता है। अब ये सब चीजें इसके अंदर चिड़चिड़ लाने लगती है, और वो इन चीजों से दूर होना चाहता है। वो चीजों को फाड़ देता है, टीयर्स थिंक होता है, स्कूल चिल्लाता है, goes home and takes at 3 a.m. and his business affairs crowd on him। एक मिनट, हाँ, मैंने एक लाइन मिस कर दी। स्कूल्स गोज होम एंड टेक्स इट आउट ऑन हिज फैमिली। तो अब ये घर जाता है, ये चिड़चिड़ वगैरह, ये पूरा काम के चक्कर में वो घर जाके अपनी पूरी भड़ास उतारता है, पूरे अपना गुस्सा उतारता है on his family and children। sleeps by fits and start wakens at 3 a.m। तो वो midnight 3 a.m. उठ जाता है फिर से, and his business affairs crowd on him so that he cannot sleep again। और वो पूरे थॉट्स, पूरी सब चीजें उसके दिमाग में जो चल रही है 3 बजे के बाद में, इसे सोने नहीं देती है। बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस अफेयर्स sleep again until late in the morning, and when he falls into a fatiguing sleep and wakens up tired and exhausted। तो इसीलिए हमें नेक्स्ट भूमिका के पर्सन में मॉर्निंग अनफ्रेशनेस देखने के लिए मिलती है। वाई? तो पूरा काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, छोटी छोटी चीजें इसे बॉदर कर रही है, काम की इतनी हजारों चीजें उसके दिमाग में चल रही है। घर गया, सब गुस्सा निकाल दिया, चीजें फाड़ी वाड़ी, ये वो, स्कूल लोगों को चिल्ला देता है। अब ये सब चीजें उसके दिमाग में ऑलरेडी चल रही है। रात में मिड नाइट में 3 बजे उठ जाएगा, 3 बजे उठने के बाद में फिर वो दिमाग में सब कुछ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। सुबह तक उसको नींद नहीं लगेगी। अब दिन बॉडी थक जाती है, बॉडी थकने के बाद एक स्लीप में चली गई, स्लीप गई, फिर सुबह काम का वापस टाइम हो गया। अब वो सब सुबह उठेगा, दिस पर्सन इज एग्जॉस्टेड, इज अनफ्रेश, उसमें इरिटेबिलिटी होगी, वो टायर्ड उठेगा। सो इसीलिए अगर हम नक्स भूमिका का पिक्चर अगर मैच कर रहे हैं तो उसे पूछना चाहिए कि हाउ आर यू इन द मॉर्निंग वंस यू वेक अप। तो कोई इंसान कहता है कि आई एम वेरी फ्रेश, नक्स भूमिका का पर्सन कहेगा कि आई एम वेरी अनफ्रेश, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड, आई एम वेरी टायर्ड। मेरा बिल्कुल कुछ करने की इच्छा नहीं होती। एक बार बस पूरी रात भर सिर्फ दिमाग में काम के थॉट्स थे, और उन्होंने मुझे नींद नहीं आने दी। रात में 3 बजे उठ गया, उसके बाद नींद नहीं आई, एंड ही वांट्स टू स्लीप लेट इन द मॉर्निंग। और इसीलिए इस इंसान को सुबह उठने का मन नहीं करता है, सुबह और देर तक सोए रहने का मन करता है। बट क्या करें, नक्स भूमिका है ना,
एम्बिशियस पर्सन है, काम छोड़ नहीं सकता, उठेगा भागेगा फिर काम करेगा. The nervous system seems to become bound up, works against itself. Again, this is described best by Kant. Another state running through Nux is that actions are turned into opposite direction. Actions are turned into opposite direction. When the stomach is sick, it will empty its content with no great effort ordinarily. When the stomach is sick, it will empty its content with no great effort ordinarily. But in Nux, there is retching and straining as if the action were going the wrong way, as if it would force the abdomen open, a reversed action, retches, gags, and strains, and after a prolonged effort, he finally empties the stomach. The same condition is found in the bladder. He must strain to urinate. There is tenesmus, urging, the bladder is full, and the urine dribbles away. Yet when he strains, it ceases to dribble. In regard to the bowels, though the patient strains much, he passes but a scanty stool. In the diarrhea, at times when he sits on the commode in a perfectly passive way, there will be a little squirt of stool and then comes on anesmus so that he cannot stop straining, and when he does strain, there comes on the sensation of forcing back. The stool seems to go back, a kind of anti-peristalsis. तो इसके लिए word है anti-peristalsis. In constipation, the more he strains, the harder it is to pass stool. So हमें क्या देखने के लिए मिलता है? ये सब से हमें ये समझ में आ रहा है कि इसका जो स्टेट है, इट इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब फिजिकल लेवल पे उसे अर्ज आता है. हमें पता है कि इनइफेक्चुअल अर्जिंग फॉर स्टूल में नक्सोमी का समय कि हाँ इच्छा आई, प्रेशर आया है, स्टूल पास करने जाएगा, पता चला कुछ स्टमक मतलब स्टूल्स बाहर ही नहीं आए, उसे ऐसा लगता है वो जितना ज्यादा स्ट्रेन कर रहा है उतना ज्यादा स्टूल जो है वो रिवर्स जा रहा है, रिवर्स पेरिस्टालसिस हो रहा है. और यही चीज हमें यूरिनेशन में भी, ब्लैडर फुल है, प्रेशर आता है वो जाता है, तो ड्रिबलिंग मतलब ड्रिबल होता है, मतलब जो यूरिन है वो इन ड्रॉप्स आती है. तो उसे समझ में आता है कि यार मेरे को प्रेशर तो बन रहा है, बट मैं जब जाता हूँ वो अच्छी तरीके से सॉफ्टली जो है वो पूरा एक्सक्रीट नहीं होता. तो रिवर्स पेरिस्टालसिस, ये हम एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं बिकॉज इनमें अर्ज होती है. अगर अर्ज नहीं है और कॉन्स्टिपेशन है तो हम एलुमिना ओपियम जैसी रेमेडी सोचते हैं, वहां पे अर्ज भी नहीं होती और बहुत दिनों दिनों तक कॉन्स्टिपेशन रहता है. सो रिवर्स पेरिस्टालसिस इज द वर्ड. तो इसमें क्या था कि द एक्शंस आर टर्न्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये वर्ड यूज किया गया था और उसका डिस्क्रिप्शन ये था. These are the patients complaining of gastritis. These are the patients complaining of gastritis or ulcer or spastic colon. These are the patient complaining of gastritis or ulcer or spastic colon. They finally go to the doctor who pronounces their condition psychosomatic and prescribes antacid, antispasmodic, tranquilizers और इवन साइकोथेरेपी. तो नॉर्मल फिजिशियन के पास जब जाता है तो वो उसे घोषित कर देता है कि ये इट इज साइकोसोमेटिक बिकॉज ऑफ योर नर्वसनेस, बिकॉज ऑफ योर एंजाइटी, बिकॉज ऑफ योर पूरा दिमाग जो भरा हुआ है वो सब चीजों के कारण इट इज शोइंग ऑन द फिजिकल लेवल, और वो उसे एंटासिड, एंटीस्पाज्मोडिक, ट्रैंक्विलाइजर, साइकोथेरेपी ये सब दे देता है. This merely masks the symptom usually ineffectively and consequently worsens the sensitivity of the nervous system in general. और ये सब के कारण उसका जो सेंसिटिविटी है, नर्वस सेंसिटिविटी है, वो और ज्यादा डिटोरिएट हो जाता है, उसके सिम्टम्स जो है वो सप्रेस हो जाते हैं, वो सिर्फ मास्क हो जाते हैं, एक लेयर आ जाती है जिसमें उसके सिम्टम छुप जाते हैं. बट विथ टाइम ये सब चीजें, इन तरीके की ड्रग्स नक्स वोमिका की पिक्चर को और वर्सन करती है ना. सो द नक्स पेशेंट then is very irritable, but this is a kind of irritability which the homeopath may find difficult to elicit without care. The next patient will tend to hold the irritability inside, at least in this early stage. You ask, are you irritable? The patient says, no, not at all. I never even raise my voice. So you ask, how about inside? How do you feel inside? Do you feel irritable inside yourself? The patient says, oh, yes, very much. I am very much irritable inside. It is such people who are most prone
to gastritis and peptic ulcers. If the person were to learn to be more expressive, he would be spared the ulcer. But then the abuse of coffee, cigarettes, and alcohol might result in the same condition anyway. तो इनिशियली फर्स्ट स्टेज में अगर हम बात करें तो नक्सोमी का तो गुस्सा आपको शुरुआती स्टेज में नहीं दिखेगा। जब वो एलोपैथी ड्रग्स वगैरह ले रहा है, शुरुआती हुई है, तो वो कहता है कि इनसाइड आई फील वेरी इरिटेबल बट एक्सटर्नली आई डोंट शो, ये वो अर्ली स्टेज में बात की जा रही है। बट वो इंटरनल जो एंगर है, इन तरीके के लोगों को गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स डेवलप होना बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, है ना। और ये भी कारण है, और साथ ही में इसके वर्क में जो वो अब्यूज कर रहा है स्टिमुलेंट्स का, लाइक कॉफी, सिगरेट्स, अल्कोहल, ये सब चीजें भी उसकी लाइफ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। फाइनली द प्रेशर्स बिकम्स टू मच। जो अब दिमाग में अंदर रख के रखा था, साइलेंट था, इंटरनल इरिटेबिलिटी, द प्रेशर बिकम टू मच एंड द नेक्स्ट पेशेंट बिकम्स इम्पेशेंट एंड इरिटेबल। तो ये स्टेट आती है जो मेन हम नक्सोमिका को जानते हैं कि इट इज इम्पेशेंट, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, बिल्कुल इरिटेबल, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ कर रहा है। ही बिकम्स इम्पेशेंट विद हिमसेल्फ and particularly with others, scolding and reproaching other over minor incident, छोटी छोटी बातों पर लोगों को चिल्लाएगा, लोगों पे गुस्सा खाएगा। he reacts impulsively, पागलों की तरह एकदम impulsive वे में वो रिएक्ट करता है छोटी बातों पे भी। and someone quietly whistles a tune and he yells, can't you keep quiet? तो किसी ने छोटी सी सीटी बजा दी, थोड़ी सी आवाज कर दी, तो ये जोर से चिल्लाएगा, तुम शांत नहीं बैठ सकते हो क्या? and he can't find a pencil, so he slams the desk drawer shut. एक पेन ढूंढ रहा है, पेंसिल ढूंढ रहा है, नहीं मिली, जोर से झटकेगा, अरे कहाँ है ये वो। इसी छोटी छोटी बातों पर हम सोचेंगे कि यार ये कोई बात भी नहीं, बट फिर भी चिड़चिड़ चिड़चिड़, है ना। Right. He can't find a pencil, so he slams the desk drawer shut. He has momentary difficulty buttoning his shirt, so he rips the button off. Someone contradicts him, and he stalks out of the room while loudly slamming the door. थोड़ा भी किसी ने कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया, रूम से जाएगा, जोर से दरवाजा पटक के फेंकेगा, मतलब स्लैम करेगा। He is intolerant to contradiction. तो कॉन्ट्राडिक्शन तो बिल्कुल नहीं चलेगा अब ये लेवल पे। थोड़ा आप उसके अपोज में बोल दो, आपको तूफान दिखेगा, बट नॉट सो मच फ्रॉम एरोगेंस और हॉटीनेस। तो ये उसके अंदर एरोगेंट नहीं है, वो हॉटी नहीं है दूसरी रेमेडीज की तरह, जैसे लाइकोपोडियम हो गया, प्लेटिना हो गया, कि मैं एरोगेंट हूँ, मैं खुद को कुछ समझता हूँ, इसीलिए मैं तुम पे गुस्सा कर रहा हूँ, मैं नीचे वाले लोगों को दबा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, बट रादर बिकॉज ही इज सर्टेन he is right and he is impatient with others who have not thought the problem through as quickly as thoroughly as he। तो ये इंसान क्या है, ये इंटेलिजेंट, ये इसे समझता है, इसे काम करवाना है, इसे बहुत क्विक ये सब कुछ सोच लेता है। बट इतना ही पेस में बाकी लोग थोड़ी सोचेंगे ना, बाकी लोग तो अपने अपने पेस पे सोच रहे हैं। तो जब वो लोग स्लोली काम करते हैं, स्लो सब कुछ करते हैं, तो ये इंसान इरिटेट हो जाता है, इसे समझ नहीं आती, और ये रिएक्ट करता था। और हम लोग सोचते हैं कि यार ये क्यों छोटी छोटी बातों पे इतना चिड़चिड़ करता है। सो मैं वापस पढ़ता हूँ, बट रादर बिकॉज ही इज सर्टेन, ही इज राइट एंड ही इज इम्पेशेंट एंड विथ impatient with others who have not thought the problem through as quickly as thoroughly as he, and indeed he is most often right। तो बहुत बार ये सही भी होता है, बट उसे समझने के लिए नॉर्मल लोगों को टाइम लगता है, वो लोग समझ नहीं पाते, वो लोगों को बाद में समझ में आती है। बट एक ही चीज है, हाँ ठीक है आप सही भी हो, बट नक्सोमिका विल रिएक्ट, ही कांट वेट, ही इज इम्पेशेंट, और वो वायलेंटली रिएक्ट कर देगा। हिज इम्पल्सिविटी can lead to many personal difficulties। नक्सोमिका पेशेंट्स आर ब्लंट एंड अनडिप्लोमेटिक। तो ब्लंट एकदम मुंह पे फोड़ फाड़ बोल देंगे जो भी है, डिप्लोमेटिक नहीं है, मुंह पे रखा, एंड देयरफॉर वुड नॉट मेक वेरी गुड पॉलिटिशियंस बाय नेचर। तो इनके काम में, इनकी पर्सनल स्पेस में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस आते हैं, दिक्कत होती है, सामने वाला इंसान समझ नहीं पाता है। और अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे लोग पॉलिटिशियंस नहीं बन सकते, क्योंकि वहां पे डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, वहां पे कामनेस रखनी पड़ती है, अपनी चीजों को बहुत समय तक अंदर भी रखना पड़ता है, सीक्रेट रखना पड़ता है। बट नक्सवामी से वो कहाँ पॉसिबल, दिमाग में आया, सब रिएक्ट कर दिया, इरिटेबिलिटी सब बाहर निकल गई। ठीक है, सो अभी हमारा लगभग 2 पेजेस बचा है एंड हमारा आज का टाइम हो गया है। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे